Hello everyone. This is me Nidhi Gupta, your English coach. Today we are going to do part 2 of our beautiful chapter Glimpses of India. ये जो चैप्टर है बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है because they say मैम in one chapter we have 3 parts. सो दे फील लाइक ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बट ऐसा नहीं है. आई हैव ट्राइड टू मेक दिस चैप्टर सो ईजी फॉर यू. दैट इज़ वाई मैंने इसी चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. 1 पार्ट बेकर फ्रॉम गोवा वी हैव ऑलरेडी डन. टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर हम लोग कुर्ग की यात्रा करेंगे बच्चों. सो दिस चैप्टर जस्ट टेक इट एज अ टूर गाइड एज इफ़ यू आर गोइंग टू विजिट कुर्ग. एंड इफ़ यू गो टू कुर्ग What exactly do you need to know about that place? मान लीजिए आप कहीं भी किसी न्यू प्लेस पर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए भाई. सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम जा कहाँ रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, राइट. मतलब किसी ऐसा तो नहीं है ना कोई गलत कंट्री में या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ लड़ाई वड़ाई दंगे वंगे चल रहे हैं. सो वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट, राइट. सो फर्स्ट वी शुड नो दैट द प्लेस वी आर गोइंग टू, वहाँ के लोग कैसे हैं. सेकेंडली वी शुड नो कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो करेंगे क्या. सो द एक्टिविटीज़ दैट वी कैन डू देयर, राइट. 3 वी शुड नो अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ घूमने क्या करेंगे, घूमेंगे कहाँ, घूमने के लिए कहाँ जाएंगे. सो द प्लेसेस टू विजिट, राइट. देन ऑफ कोर्स वी शुड नो उस प्लेस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फेमस कोई बहुत ज़्यादा फेमस जगह है क्या, कुछ डीप हिस्ट्री है क्या वहाँ के लोगों की, या फिर किस टाइप की प्लांटेशन होती है वहाँ. जैसे आसाम जाएंगे तो वहाँ टी मिलेगी, राइट. कुर्ग जाएंगे तो क्या मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो क्या खरीद के ला सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा ना कभी आप ऐसे किसी स्पेशल शहर जाते हैं या किसी स्टेट जाते हैं तो वहाँ जा रहे हो तो वहाँ की मिठाई लेकर आना, राइट. इस तरीके से बोलते हैं ना. तो यहाँ भी कुछ ऐसा है क्या, कुछ फेमस है क्या. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. दैट इज़ द मेन एजेंडा, राइट. यू शुड हैव, जब आप कहीं किसी जगह पर जा रहे हैं तो व्हाट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शुड यू हैव. तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है आपको पहले से ही कलेक्ट करके रखनी होती है. इसी तरीके से कुर्ग क्या है, एक टूर गाइड है. तो मान लीजिए अगर अभी इस समर में आपको समर वेकेशन में कुर्ग जाने का मन है तो ये जो चैप्टर है आपको सब कुछ बता देगा कि कुर्ग जाना है तो क्या करना है. अब हम लोग बात कर लेते हैं CBSE के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आएगा. तो देखो एक RTC इस चैप्टर से बन जाता है जो कि आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तभी पॉसिबल है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ कर दूंगी. बाकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बन जाएंगे. कोई कैरेक्टर स्केच उसमें है नहीं है तो आपको वो पढ़ना नहीं है. लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन हाँ ऐसा कुछ आ सकता है कि जब आप अपनी विजिट कहीं प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको उसको ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, बेसिकली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया, किस तरीके से आपको उसको प्लान आउट करना है. तो हम 2 चैप्टर्स ले लेंगे जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है. जैसे इसी चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं. असम जाएंगे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्ट करनी है और कुर्ग जाएंगे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्ट करनी है. इन चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने कैसे इसको कलेक्ट किया है. तो कुर्ग में तो कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन असम जो चैप्टर है हमारा टी फ्रॉम असम उसमें है. तो हम इसको क्या है मिंगल करके मिक्स करके इस आंसर को दे सकते हैं. तो इसीलिए सारा चैप्टर पढ़ लेंगे और फैक्ट्स जो है चैप्टर के याद कर लेंगे, ठीक है. चलिए तो शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर ये जो 5 है आपका, इसका पार्ट 2 नाम है उसका कुर्ग. तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है आपको सबसे पहले कुर्ग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये है कहाँ, बेसिकली किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, दिखने में कैसा लगता है, यहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है. सो ये देखो ये हिल स्टेशन है सबसे पहली बात तो आपको ये प्यारा सा यहाँ पर हिल स्टेशन दिख रहा होगा. नीचे पहाड़ दिख रहे होंगे, ऊपर एकदम साफ आसमान दिख रहा होगा जो कि दिल्ली NCR या किसी मेट्रो सिटी में दिखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं. ये साफ़ सुथरा सा हिल स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा. तो कुर्ग एक हिल स्टेशन है. कहाँ पर है, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. तो मैसूर अगर आप जानते हैं मैसूर के बारे में और मंगलौर के बारे में, तो इन्हीं दोनों के बीच में मिडवे रास्ते में पड़ेगा कोस्टल टाउन ऑफ बेंगलोर एंड मैसूर के, ठीक है. कोस्टल टाउन क्या हो गया, किनारा है पानी का, है ना, मतलब पानी भी है यहाँ आसपास. तो पानी के यहाँ पर आपको बहुत सारे वाटर बॉडीज मिल जाएंगी. सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. किंगडम ऑफ गॉड से कंपेयर किया गया इसको, जैसे जहाँ गॉड रहते हैं उस किंगडम के जैसा ही है ये. ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब हो गया कैरीड फ्रॉम या कैरीड अवे, कहते हैं ना वहीं से बहकर नीचे उतर कर आया है, ऐसा कुछ, राइट. सो कैरीड फ्रॉम कहाँ से, किंगडम ऑफ गॉड. तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का ही एक पार्ट उतरकर नीचे आ गया हो. ये एक तरीके से मेटाफोरिकली अगर आप बोलना चाहे तो कह सकते हैं, है ना. स्वर्ग का ही एक कोई पार्ट है जो उतर के नीचे आ गया हो. इतना प्यारा लगता है हमारा कुर्ग देखने में.
दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यहाँ पे क्या है, हिल्स हैं, बहुत सारी हिल्स हैं, इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। मार्शियल मैन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोल्जर्स टाइप के जो मैन होते हैं वो यहाँ मिलेंगे। ब्यूटिफुल वीमेन, यहाँ पे आपको जो विमेन मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, बड़ी ही सुंदर सुंदर है। एंड वाइल्ड क्रीचर, बहुत सारे जानवर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इनहेबिटेड मतलब क्या हो गया, द प्लेस वेयर पीपल लिव, तो यहाँ कौन रहता है, मार्शियल मैन रहते हैं, ब्यूटीफुल विमेन रहती हैं, क्रीचर रहते हैं जो वाइल्ड हैं। क्लियर हो गया। तो पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा, हमने देखा कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक प्लेस है, ऐसा लगता है जैसे जस्ट दैट दिस हैज़ बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द हेवन ऑफ गॉड, गॉड के ही किंगडम से नीचे उतर कर आया हो, ऐसा कोई बहुत प्यारा सा प्लेस है। हिल्स बहुत सारे हैं और यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं तो जो लोग जो मेन हैं वो बहुत ज़्यादा मार्शियल हैं, जो विमेन हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, और जो क्रीचर हैं वो वाइल्ड हैं। वाइल्ड क्रीचर में क्या क्या होगा, एलिफेंट होगा, लायन होगा, टाइगर होगा, लेपर्ड होगा, है ना, ऐसे। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अभी यहाँ आपको बताया जा रहा है एग्जैक्टली अगर प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो किस स्टेट में ये पड़ेगा। सो कुर्ग और कुडागू, कुर्ग और कुडागू एक ही बात है, ओके। तो कुडागू भी बोला जा सकता है, कुर्ग भी बोला जा सकता है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर मान लीजिए कर्नाटका की सारी डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग देखें तो उसकी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है हमारी कौन सी, कुर्ग। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, सदाबहार पेड़ मिलेंगे रेन फॉरेस्ट के, स्पाइसेस मिलेंगी यहाँ पर मतलब कि मसाले मिलेंगे, कॉफ़ी प्लांटेशन मिलेगी। तो अगर हम लोग बात करें प्लांटेशन की तो क्या क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद में स्पाइसेस मिलेंगे और क्या मिलेगी, कॉफ़ी की स्मेल आएगी। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर्ड 30%, 100 में से 30% एरिया पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। क्लियर हो गया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब आना है तो कब आना है, ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ, पोर मतलब बारिश होती है, पोर्स पानी, पानी बहुत ज़्यादा बहता है, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉनसून सीजन में आप यहाँ नहीं जा सकते। देखो कोई भी हिल स्टेशन हो, मॉनसून सीजन में आपको वहाँ जाने के लिए मना किया जाता है, बिकॉज लैंडस्लाइडिंग, हैवी रेनफॉल, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आप फंस सकते हैं वहाँ, तो इसीलिए बोलते हैं मत जाइए। तो मॉनसून सीजन में वी शुड नॉट विजिट एनी हिल स्टेशन। ऐसे ही यहाँ पे ये कुर्ग जाने के लिए भी हमें मना कर रहे हैं, तो फिर कब जाएं। सो द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, कमेंस मतलब स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है बच्चों, द सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो छुट्टियाँ शुरू होती हैं मार्च में और ये जो सीज़न है वो स्टार्ट होगा सितंबर में, स्कूल खुल जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सोच के बताएंगे क्योंकि देखो सितंबर में हम लोगों की जो है मॉनसून ख़त्म हो जाता है ना, जुलाई अगस्त तक रहता है सावन, तो मॉनसून जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप सितंबर से जाएंगे और मार्च तक जाएंगे। तो देखो टाइम निकालो और घूम कर आओ, ठीक है जी। चलिए, सो द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर एंड फॉर गुड मेजर। सो बेसिकली क्या होगा, बीच बीच में आपको हो सकता है थोड़ी थोड़ी सी झरने शावर दिखाई दे, और आप लेकिन वेदर अच्छा होगा, घूम सकते हैं इस मौसम में सितंबर से लेके मार्च तक। क्या होगा आपको जब आप वहाँ जाएंगे, आपको ब्रीद में, सांस में खुशबू आएगी किसकी, कॉफ़ी की, हर जगह, क्योंकि कॉफ़ी प्लांटेशन वहाँ फेमस है। इनवाइगरेटिंग मतलब कि एनर्जेटिक, मतलब आप उस खुशबू को स्मेल जब करेंगे, फ्रेगनेंस जब लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी लगेगा, जैसे कॉफ़ी पी के एनर्जी आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही, तो अच्छा लगेगा आपको, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू गो एंड विजिट एंड स्टे फॉर सम टाइम इफ़ यू वांट। क्लियर हो गया भाई। तो देखो हमने पता लगा लिया प्लांटेशन कैसी है, 30% प्लांटेशन इसकी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ढकी हुई है। समय पता लगा लिया कब जाना है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, हल्का हल्का शावर आ रहा होगा और जो है कॉफ़ी की स्मेल आएगी। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज आपको मिलेंगे। कॉफ़ी स्टेट क्या हो गया, बड़े बड़े कॉफ़ी के अपने अपने फार्म्स एक तरीके से, और कॉलोनियल बंगलोज भी मिलेंगे, बंगलो घर कॉलोनीज़ में। तो मान लीजिए अगर कभी आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं तो आपने देखा होगा जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, तो जगह जगह पे कॉलोनीज़ बनी होती है। जैसे एक छोटे किसी पहाड़ पर उसको सपाट करके वहाँ एक कॉलोनी बना दी जाएगी, वहाँ होंगे 25-30 घर।
फिर थोड़ा पहाड़ पे चढ़ेंगे, फिर वहाँ एक कॉलोनी बनी होगी, फिर कहीं और चढ़ेंगे, फिर वहाँ कहीं एक कॉलोनी बनी होगी। तो लोग छोटे छोटे ऐसे कॉलोनीज में वहाँ रहते हैं, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको जब जाएंगे तो क्या दिखेगा, ऐसे कॉलोनीज छोटी छोटी दिखाई देंगी, कहीं कॉफी स्टेट दिखेंगे, फिर कॉलोनीज दिखेंगी, फिर कॉफी स्टेट दिखेंगे, फिर कॉलोनीज दिखेंगी। स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री, और हर जगह तो ट्री है ही हैं, तो ट्रीज के बीच बीच में टग्ड आपको ये प्लेसेस दिखाई देंगे। एंड अंडर द कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, प्राइम कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में कहीं कहीं पे, जैसे जब आप कॉर्नर ले रहे होंगे तो कहीं पर किसी प्लेस पर आपको ये जो है एक कॉलोनी दिख जाएगी बंगलोज की। कॉनोपीज किसकी बन जाएंगी, ट्रीज की। कॉनोपी क्या होता है, ऐसे छत्र छाया ऐसे बोलते हैं ना, जैसे किसी शादी में आप देखेंगे तो ऐसे ना वो लगा देते हैं, टेंट लगा देते हैं, तो इस तरीके के कॉनोपी बन जाती है। कैनोपी किसकी बनती है, ट्रीज की बनती है। तो वैसे तो ट्रीज है ही हर जगह, ग्रोव जिसको बोलते हैं, आपको आपने देखा होगा, ग्रोव बन जाता है, एक ट्री इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दूर से देखोगे तो ग्रोव लगेगा। तो ऐसी कॉनोपी बन जाएगी किसकी, कैनोपीज ऑफ ट्री, और नीचे क्या दिखेंगे आपको, घर दिखेंगे छोटे छोटे, राइट। तो मतलब बेसिकली क्या है, देखो पिक्चराइजेशन है, इमेजरी कितनी प्यारी बनाई गई है यहाँ पर कि एक एक लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करते टाइम विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं कि हम जब जाएंगे तो हमको पहाड़ों पे कहीं कहीं पे कॉलोनीज, फिर कहीं कहीं पे गार्डन्स, फिर कॉलोनीज, फिर गार्डन, पेड़ों के बीच में टग्ड कहीं ना कहीं दिखाई देंगी, राइट। और अच्छी अच्छी सी क्या आएगी, खुशबू आएगी किसकी, कॉफ़ी की, और क्या आएगा, शावर आएगा हमारे ऊपर। कब जाना है, सितंबर से मार्च के बीच में जाना है। कहाँ जाना है, कुर्ग जाना है। किस स्टेट में है, कर्नाटका में है, राइट। तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से देखो आपको एक्सप्लेन करके दिया है। कुर्ग पीस ऑफ हेवन, हेडिंग पढ़ ली आप लोगों ने, कुर्ग पीस ऑफ हेवन। क्वेश्चंस करूंगी तो सब लोग आंसर दे पाएंगे, है ना। चलिए बताइए जल्दी से, प्लेस बताइए कहाँ जाना है। जब आप कुर्ग जाएंगे तो किस टाइम पर जाएंगे, टाइम बताइए, टाइम। जब आप कुर्ग जाएंगे तो किस टाइम पर जाएंगे, और जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, जैसे कि मैन होंगे उनकी क्वालिटी क्या होगी, विमेन होंगी उनकी क्वालिटी क्या होगी, और जो एनिमल होंगे उनकी क्वालिटी क्या होगी। अगर ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है ना, अब मैं तीसरा पूछ रही हूँ। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको फील कैसा होगा, तो फील कैसा होगा आपको, शावर आ रहा होगा हल्का हल्का क्योंकि बारिश रहती है हिल स्टेशन पे। दूसरा, इनवाइग्रेटिंग फ्रेगनेंस आ रही होगी कॉफ़ी की, राइट। क्लियर है जी, इतना क्लियर है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला पैराग्राफ। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जाने का टाइम सितंबर टू मार्च। वेरी गुड एवरीवन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको और अच्छे से समझते हैं कि इनकी कोई हिस्ट्री है क्या, कहाँ से आए थे ये लोग। सो द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग। फियर्सली का क्या मतलब हो गया, देखो फियर्सली के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि फियर्सली का मतलब एक्सट्रीमली भी होता है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब कि बहुत ज़्यादा। पावरफुल भी होता है, पावरफुल। तो पावरफुल लोग हैं यहाँ के, और इंडिपेंडेंट लोग हैं यहाँ के। दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। डिसेंट मतलब आपकी जो जनरेशन्स रही हैं वो कहाँ से आई हैं, जनरेशन्स आपकी कहाँ से आई हैं, आपके जो फोर फादर्स थे, ग्रैंड फादर्स थे, वो लोग कहाँ से आए हैं, वो लोग आए हैं या तो ग्रीक से या फिर अरेबिक कल्चर से। मतलब कि ये हमारे इंडियन नहीं है, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया में आप देखो ना, जम्बू द्वीप हुआ करता था हमारा रामायण के टाइम से, तो उन्हीं के ही आपने राम के पूर्वज भी देखे होंगे, न्यूज़ में दिखाते रहते हैं। जब अयोध्या में मंदिर बना था तो राम के पूर्वजों को वहाँ बुलाया गया था। बेसिकली राम जी के जो वो हैं वंशज हैं, मतलब उनको बुलाया गया था, सॉरी, है ना। तो एक एक करके वहाँ गए थे वो लोग मिलने के लिए, देखने के लिए। तो ये क्या है, हमें पता है कि हम इंडिया से ही हैं शुरू से ही। ऐसा कुर्ग के लोगों के लिए नहीं बोला जाता है। नो नीड टू गेट ऑफेंसिव, बिकॉज ये चैप्टर बता रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि कुर्ग के लोग कैसे हैं, लेकिन चैप्टर में लिखा हुआ है कि ये इंडियन नहीं है, ये ग्रीक या अरबिक कल्चर से आए हैं, ठीक है। इसके जो राइटर हैं उन्होंने ये चीज़ हमें बताई है। तो एज वन स्टोरी गोज, तो स्टोरी क्या है, क्यों हमने बोला कि ये ग्रीक कल्चर से आए हैं। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम प्रैक्टिकल। तो देखो अब अलेक्जेंडर की आर्मी और इसकी वॉर के बारे में सबको पता है। जब ये इंडिया आया था, इसने अलेक्जेंडर ने बोला था कि मैं वर्ल्ड को कॉन्कर करूंगा, है ना, पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूँ। इसके लिए इसने वॉर शुरू करा। ग्रीक से जब आया तो रास्ते में हर कंट्री को ये जीतता गया। फिर ये इंडिया आया। इंडिया में उस टाइम पे किंग पोरस हुआ करते थे जो पंजाब में थे, है ना। ब्यास रिवर को क्रॉस करके ये वहाँ आया था। किंग पोरस इस युद्ध में हार गए थे, लेकिन उनकी जो टाइनी सी किंगडम थी और उनकी जो आर्मी थी ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी खतरनाक थी कि अलेक्जेंडर के जो आर्मी के लोग थे दे गॉट टायर्ड। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग थक गए, और 10 साल हो चुके थे उन लोगों को पुरानी जंग लड़ते हुए, एंड दे बिकम सो रेस्टलेस एंड दे सेड कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम आगे नहीं लड़ेंगे।
अब हुआ क्या कि कुछ लोगों को तो जहाँ जहाँ से भी वो थे वापस चले गए, राइट, तो वो आगे आया ही नहीं। उसके बाद में उनको नंदा एम्पायर से लड़ना था, बट दे वर लाइक हम अपनी लड़ाई करेंगे बिकॉज वी आर टायर्ड ऑफ इट। आप हिस्ट्री में ये सारा सब कुछ पढ़ सकते हैं इफ यू वांट। सो इट इज़ सेड, ऐसा बोला जाता है। अब हिस्ट्री तो बस पढ़ने वाली ही है, हमको कुछ भी इसके बारे में एक्चुअली नहीं पता है, राइट, वी नो जितना हमने टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है। सो इट वॉज सेड कि जब वो लोग थक चुके थे और बोले कि अब हम आगे नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर वापस चलते हैं। अब वापस जाने के लिए कुछ लोग तो वापस जा पाए, कुछ लोग किसी और रास्ते से वापस गए, कुछ लोग किसी और रास्ते से वापस गए, कुछ लोग वापस जा ही नहीं पाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे या उनके आगे का जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। सो दे वर लाइक कि चलो यार इसी कंट्री में ही सेटल हो जाता है। कहा तो उन्हें 5000 माइल्स, बहुत मतलब काफ़ी दूर था, ग्रीक वापस जाना था। सो दे वर लाइक कि हम लोग क्या करते हैं यहीं पर रुक जाते हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इतनी इजी तब होती नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है। सो दे स्टेड इन इंडिया और धीरे धीरे कोस्टल एरिया से आते 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 वो कहाँ कर्नाटका में जाके सेटल हो गए और कर्नाटका में वो कुर्ग जाकर और भी काफ़ी जगहों पे, जैसे हिमाचल में भी बोला जाता है कोई जगह है मलाना टाइप से जहाँ पर बोला जाता है कि अलेक्जेंडर के ग्रीक पीपल आर देयर, ठीक है, क्योंकि वो वापस नहीं जा पा रहे थे। कुछ लोग कहीं बस गए, तो कुछ लोग जो है यहाँ आकर बस गए, तो यहाँ के लोगों से उन्होंने शादी कर ली, परमानेंटली सेटल्ड हो गए और वहीं से ही फिर उनकी जनरेशन आगे बढ़ती आ रही। सो दिस वाज द ग्रीक स्टोरी। तो आपको पेपर में आंसर में क्या लिखना है, आंसर में आप लिखेंगे यही वाली लाइन जो यहाँ लिखी हुई है, दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल फॉर देम। उनके लिए जब ऐसा समझ आ गया कि भाई प्रैक्टिकली वापस जाना तो पॉसिबल है नहीं है, तो इससे तो अच्छा है आप यहीं सेटल हो जाओ, लड़ना है नहीं, वापस ग्रीक जाना नहीं है। अलेक्जेंडर के पास वापस गए तो वैसे भी वो वहाँ जाके हमें क्या करेगा, मार डालेगा, बिकॉज वी रिफ्यूज टू फाइट मोर फॉर हिम। तो बेसिकली ये उन्होंने अपनाया। सो दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, वहाँ जो लोग थे उनसे शादी करी, उन्हीं के साथ रहने लगे, उनका कल्चर भी अपना लिया। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशंस, मैरिजेस, रिलीजियस राइट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो बोला जा रहा है कि इंडियन हिंदू की अगर बात करें, जो हमारा हिंदू मेन स्ट्रीम है, उसके जो कल्चर है ना, जितने भी शादी से रिलेटेड, रिलीजियस राइट से रिलेटेड बहुत सारे सेरेमनीज होती हैं हमारे हिंदू धर्म में, बचपन से पैदा होने से लेके संस्कार जितने भी हैं और दाह संस्कार एंड तक, बहुत सारे 16 संस्कार तो बहुत मेन बताए गए हैं। तो ये सारे रिलीजियस राइट्स हुए। तो बोला जाता है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम हिंदू है उसके रिलीजियस राइट्स का तरीका, शादी करने का ट्रेडिशनल तरीका, और यहाँ के जो हिंदू हैं कुर्ग के, इनका तरीका बहुत डिफरेंट है। इसका मतलब पता चलता है कि ये किसी और कल्चर से आए हैं। और तो जब आप गूगल करेंगे या कोरा पे या कहीं और इस चीज़ की जानकारी लेंगे तो वहाँ शायद बोला जाएगा कि नहीं, कुर्गी पीपल आर नॉट फ्रॉम ग्रीक और अरब, बट ये चैप्टर जिन्होंने लिखा है वो ऐसा ही बोल रहे हैं, है ना। तो ठीक है, जैसा हमको बताया जा रहा है हम चैप्टर के हिसाब से उतना ही पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे, ठीक है जी। बाकी जो भी चाहेगा अच्छे से इन्फॉर्मेशन गूगल पे करें, हमें भी बताए कि आपको इनके बारे में क्या जानकारी मिली। चलिए तो आगे बढ़े। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स जो है इनके अलग हैं हमारे मेन स्ट्रीम हिंदू से, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रीक कल्चर से आए हैं। सो क्वेश्चन क्या आएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए भाई इनकी जो हिस्ट्री है कुर्गी पीपल की, व्हाट इज दैट। तो आप बोलेंगे एक ग्रीक है और एक अरेबिक है। ग्रीक क्यों है, क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी केम, couldn't go back, that's why they stayed in India in the Coorg and settled here after marrying the locals from here, and that is the reason. Now why are they known as the descendant of Arabic culture? So Arabic culture के लिए बोला जाता है कि अरेबिक लोगों की जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है कुर्गी लोगों से। इन दोनों के नाम भी हैं कुफिया एंड कुपिया, जिनको ये दोनों ही पहन रहे हैं और दिखने में सेम है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे कि द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुडावूज। कुडावूज हैं, एक वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड है, इसके अंदर पहनते हैं लॉन्ग ब्लैक कोट, तो ब्लैक कलर का एक लंबा सा कोट, उसके ऊपर एक बेल्ट पहनते हैं, और ये अरब लोगों की बात हो रही है। सो थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुडावूज नोन एज कुपिया। इसको बोलते हैं कुपिया, ठीक है, ड्रेस का नाम है कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया बॉर्न बाय द अरब एंड द कुर्ड्स। तो अरब लोगों ने जो ड्रेस अपने कल्चर में पहनी है उसको कुफिया बोलते हैं। वो बिल्कुल रिजेंबल, मतलब सेम, रिजेंबल का क्या मतलब होता है, सेम जो लगे, ये बिल्कुल सेम लगती है किसके जैसी बच्चों, कुपिया के जैसी, जो कौन पहनता है, कुडावूज। तो देखो मैं एक बार यहाँ पे आपको कीवर्ड्स लिख देती हूँ। कुडावूज जो हैं वो पहनते हैं बच्चों कुपिया,
याद रखेंगे सब लोग। और जो अरब लोग हैं, अरब्स जो हैं, दे वियर कुफिया। क्लियर है सब लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? नाउ दे बोथ लुक सेम एंड वाई सेम, और इनकी अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस है लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाई कुडावुस। इतना ही लिख लो बेल्ट तक, तो बेल्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक सब लोगों को? तो ये हमारे कीवर्ड्स रहेंगे अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, और आएगा क्या? ये आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों कि भाई ग्रीक की जो ग्रीक और अरब लोगों की जो कनेक्शन बताई गई है कुर्गी लोगों से, वो क्या है बताइए। इसी को क्वेश्चन को घुमा फिरा के, या फिर पूछेंगे कुर्ग लोगों का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताइए, राइट? तो कुर्ग लोग किसके डिसेंड्स हैं उसके बारे में बताइए। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके लिए आता है, आंसर सेम रहेगा। कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दे दिए हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। अब हमने जो हिस्ट्री बात करी है लोगों की, तो अब जान लेते हैं कि वो हैं कैसे लोग। ठीक है, हमने माना ग्रीक है, हमने माना अरब्स हैं, लेकिन एक्चुअली नेचर वाइज कैसे? तो नेचर वाइज बहुत स्ट्रांग हैं, ब्रेव हैं, सोल्जर लाइक पर्सनालिटी है, डरते नहीं हैं। बहुत सारी करेज की स्टोरीज हैं इनकी जो आपको पढ़ने को मिलेगी। उनमें से एक पर्सन हमारे इंडियन आर्मी के चीफ भी रह चुके हैं, जिनका नाम है जनरल कैरियप्पा। ये है उनकी फोटो बच्चों। तो ऐसी जगह, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से जनरल, हमारी जो आर्मी है उनके जनरल चीफ अगर आए हो, तो सोचो वहाँ के लोग कैसे होंगे। तो ये एक तरीके से इसीलिए इनका रेफरेंस आपको दिया। कहते हैं ना किसी जगह का रेफरेंस दो कि भाई देखो ये हमारे यहाँ से हैं, ये हमारे कॉलेज से हैं, ये हमारे स्कूल से हैं, तो हम बोलेंगे ये हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट से हैं, कर्नाटका से हैं और कुर्ग से हैं। तो यहाँ के लोगों की ऑटोमेटिकली तारीफ होने लगेगी, हम मान जाएंगे कि ये भी ब्रेव है, ठीक है। सो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, लोग जो हैं बड़े ही यहाँ के प्यारे हैं, उनकी जो आदतें हैं, जो उनका ट्रेडिशन है वो हॉस्पिटैलिटी का है। हॉस्पिटैलिटी को आप इस तरीके से याद करेंगे कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या करते हैं? आपकी केयर करते हैं, राइट? सो हॉस्पिटैलिटी मतलब आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। अगर आप कुर्ग घूमने जाएंगे तो वहाँ के लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत केयर करेंगे, आपको जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करेंगे, राइट? सो हॉस्पिटैलिटी है एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर। वेलर इज बेसिकली करेज। तो वो क्या है? न्यूमरस मतलब अनगिनत, बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। विलिंग टू रिकाउंट, दोबारा दोबारा याद करके आपको सुनाएंगे क्या? करेज से रिलेटेड स्टोरीज आपको सुनाएंगे टू देयर सन एंड देयर फादर। अपने भाई की, बहन की, ब्रदर की, फादर की, जो भी इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा, या किसी, जैसे मान लीजिए जनरल कैरियप्पा की फैमिली वहाँ होगी तो वो बोलेगी आपको पता है जनरल कैरियप्पा हमारे यहाँ से हैं, और वो तो उस वाले वॉर में क्या लड़े थे, उस वाले वॉर में क्या लड़े थे। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। अब देखो इंडियन आर्मी में अगर आपको पता होगा ना, रेजिमेंट्स होते हैं अलग अलग जगह के। जैसे जो कुर्ग से आए हैं लोग, उनकी एक अलग रेजिमेंट है, वहाँ कुर्गी लोग आपको मिलेंगे। तो वो अपने मतलब बेसिकली बताया जा रहा है कि वो जो कुर्गी रेजिमेंट है वो वहाँ की वन ऑफ द बेस्ट रेजिमेंट है। वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको अलग ही टाइप का औहदा या रिस्पेक्ट वहाँ मिलती है। तो बहुत ही सेलिब्रेटेड लोग हैं वो वहाँ के। सो कुर्गी रेजिमेंट जो है वहाँ आपको मिलेगी इंडियन आर्मी के सारे रेजिमेंट्स में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इनके जो चीफ हैं इंडियन आर्मी के पहले वाले, वो कौन है? जनरल कैरियप्पा है। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कुर्ग। Even now, Kudavus are the only people in India permitted to carry a firearm. तो इनको परमिशन है, दे आर परमिटेड टू कैरी अ फायर आर्म, मतलब ये गन, रिवॉल्वर अपने पास रख सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। इन्हें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये लाइन मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए हैं दैट दे आर वेरी ब्रेव पीपल एंड दे आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विद देम। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी है, जो कि हमारा मेजर पार्ट है भाई। अब तो हमने लोगों के बारे में जान लिया, उनकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया, उनके बिहेवियर के बारे में हमने पता लगा लिया, है ना, लोकल लोगों के बारे में पता लगा लिया। अब हम देखेंगे कि अगर हम लोग कुर्ग जाएं तो करें क्या। तो यहाँ पे आपको मिलेगी कावेरी रिवर। ओके, तो द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग के फॉरेस्ट से पानी नीचे आता है, ये तो सबको पता है, झरने बहते हैं, और वहीं से कावेरी नदी का जो है निर्माण होता है। तो कावेरी नदी में पानी कहाँ से आता है ये बताया जा रहा है कि कुर्ग के
फॉरेस्ट से नीचे पानी आना शुरू हो जाता है, हिल्स एंड फॉरेस्ट से, और वहीं से ही कावेरी नदी निकलती है। उस नदी के अंदर एक फ्रेश वाटर फिश मिलती है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश मिलती है जिसका नाम है महासीर। आप चाहें तो इसको वहाँ जाकर देख सकते हैं, आसपास के रेस्टोरेंट आई एम श्योर उसको सर्व भी करते होंगे, तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो महासीर नाम से वहाँ पे रिवर है, सॉरी फिश है, जिसको हम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश बोलते हैं। ठीक है, हाँ, सो अबाउंड इन दीज वाटर्स, इन वाटर्स के अंदर वो मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको किंगफिशर, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी डाइव मिल जाएगी, किंगफिशर डाइव करते हुए फॉर देयर कैच, खाना खाने के लिए। स्क्विरल्स मिल जाएंगी, लंगूर्स मिल जाएंगे, वो अपने पार्शियली ईटन फ्रूट्स को क्या कर रहे होंगे, पानी में डाल रहे होंगे, मिसचीफ कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती शैतानी कर रहे होंगे, इंजॉइंग द स्प्लैश ऑन रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट मैंने आपको अभी सिखाया था किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। रिपल इफेक्ट क्या होता है, मान लो आपने पानी में एक ऐसे पत्थर डाल दिया तो उसकी जो है लहरें ऐसे 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 बनती जाती हैं जब तक कि उनका इफेक्ट खत्म ना हो जाए, इसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो लंगूर मान लीजिए कोई एप्पल खा रहा है और एप्पल उसको थोड़ा सा खा के उसने पानी में डाल दिया तो रिपल इफेक्ट बनेगा, दे एंजॉय दिस स्प्लैशिंग स्प्लॉशिंग इन वाटर, है ना। तो पानी में क्लियर वाटर तो है, ये रिवर है आपके पास कावेरी पूरी, तो मजे लो उसमें, और क्या करना है। तो स्क्वेरल मिल जाएगा, लंगूर मिल जाएगा, किंगफिशर आपको डाइव करती हुई मिल जाएगी, वहाँ पर आपको महाशीर रिवर दिखने को मिल जाएगी, तो ये सब आपको मिलेगा। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेदेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर मोहॉट्स। तो एलिफेंट के जो महावत होते हैं, मोहॉट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको नहलाने के लिए, बेद करने के लिए, या उनको स्क्रब करने के लिए लेकर आते हैं पानी में, बहुत बड़ी नदी है तो ये काम भी हो जाता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking in that area। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल। लेड बैक इंडिविजुअल का क्या मतलब हो गया, एक तरीके से मतलब मैं इसको नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो लेजी पर्सन, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता या अकेला आया है और शांति चाहता है। सो द मोस्ट लेड बैक पर्सन कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी। हाई एनर्जी मतलब एनर्जेटिक। तो कोई सीधा सादा पर्सन भी आया है तो वो हाईली एनर्जेटिक हो जाता है यहाँ आकर, क्योंकि उसके पास बहुत काम है करने के लिए। रिवर राफ्टिंग कर सकता है, कैनोइंग कर सकता है, पानी में होती है, रैपलिंग कर सकता है, रॉक क्लाइंबिंग कर सकता है, माउंटेन के ऊपर बाइक चला सकता है, कुछ भी करो भाई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ करने के लिए। हिली एरिया में हर जगह आपको ये एक्टिविटीज़ सारी ही मिल जाती हैं। वैसे न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर। तो यहाँ पे ट्रैकिंग आपको पता होगा, सारा अपना सामान लिया और ट्रैकिंग करने चले गए पूरे ऊपर पहाड़ पे। वहाँ जाके क्या करेंगे, फिर कैंपिंग करेंगे, मतलब लेटेंगे, रात को आराम करेंगे, सोएंगे, फिर सुबह वापस उतर के आएंगे। सो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स भी आपको यहाँ पर, रास्ते आपको यहाँ मिल जाएंगे। ट्रैकर्स यहाँ आकर क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। जैसे ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये लोग जा रहे हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, प्लेसेस क्या है यहाँ घूमने के लिए वो हम पढ़ेंगे, और ये आपकी लास्ट स्लाइड है बच्चों। तो क्या क्या प्लेसेस हैं कुर्ग में जब आप जाएंगे तो घूमने के लिए। सो बर्ड्स, बियर एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो रास्ते में ट्रैकिंग के टाइम पे कहीं आपको बर्ड मिलेगी, कहीं मधुमक्खी मिलेंगी, कहीं बटरफ्लाइज मिलेंगी, मकैक्स मिलेंगे, मालाबार स्क्विरल मिलेंगी, लंगूर मिलेंगे, स्लेंडर लॉरिस मिलेंगे। कीप्स अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्रीज कैनोपी। ट्रीज के ऊपर चढ़ के वो क्या करते हैं, आपको देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप इंडिया में कहीं ऐसे मथुरा या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाएं, वहाँ बंदर बहुत होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि बंदर आता है, उठाता है और भाग जाता है आपका सामान। तो इस तरीके से लंगूर वंगूर, मालाबार स्क्विरल्स, ये सब आपके आसपास घूम रहे होंगे, और ये कभी भी आके, ये सारे एक ही मैमल हैं, मतलब लंगूर हो गया आपका, मकैक हो गया आपका, है ना, लॉरिस हो गया आपका। सो ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके चारों तरफ घूमते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे वहाँ पर। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल। तुम्हारे जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो जो है प्रेफर करता हूँ, साइड हो जाता हूँ जब भी मैं ऐसे वाइल्ड ये वाले एनिमल देखता हूँ, या वाइल्ड एलिफेंट भी देखता हूँ, तो क्योंकि एलिफेंट का कुछ भरोसा नहीं है, हम वैसे भी पहाड़ों पर हैं, 2 मिनट में वो घूम गया तो हम भी घूम जाएंगे। ठीक है। सो द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पेनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो अगर आपको कुर्ग को एक लैंडस्केप में देखना है, एक ही पेनोरमिक व्यू लेना है अगर, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, ब्रह्मगिरी हिल्स में जाना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि पहले ट्रैकिंग करके ब्रह्मगिरी हिल्स पहुँचो, जैसे कि ये लोग जा रहे हैं,
ये देखो ऊपर जा रहे हैं, इनको ऊपर पहुंचने के बाद क्या दिखाई देगा, पेनोरमिक व्यू। पेनोरमिक व्यू क्या होता है, आपके मोबाइल में भी एक फीचर होता है ना पेनोरमिक व्यू का, अगर आपने देखा। अब तो शायद नहीं आता, न्यू फोन वोन आईफोन वगैरह में तो मैंने नहीं देखा, बट मेरे पास जो सैमसंग हुआ करता था उसमें था। यहाँ से पिक लीजिए और ऐसे 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 पिक लेते जाइए, वो पेनोरमिक व्यू में पूरा एरिया आपको दिखा देगी, है ना। तो पेनोरमिक व्यू चाहे तो आप देख सकते हैं। एंटायरली मिस्टी, कोहरा कोहरा हो रहा होगा हर जगह, और कुर्ग का लैंडस्केप आप देख सकते हैं। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। तो वहाँ से आपको एक रोप ब्रिज मिलेगा। रोप ब्रिज आपने देखे होंगे, वो कंक्रीट के नहीं बने होते, स्टील के नहीं बने होते, रोप के बने हुए हैं। तो वो थोड़े रिस्की होते हैं, बट टाइम टू टाइम उनको चेंज करना होता है। सो एक रोप ब्रिज आपको दिखेगा और वो आपको कहाँ ले जाएगा, निसर्गधाम। अब निसर्गधाम क्या है बच्चों, 64 एकड़ में बना हुआ एक आइलैंड है। 64 एकड़ में, है ना, बना हुआ एक क्या है बच्चों, आइलैंड है। इस आइलैंड को निसर्गधाम नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहें तो वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलकप इज अ बोनस। और पास में ही आपको क्या मिलेगा, बाइलकप, है ना, एक टिबेटियन सेटलमेंट मिलेगा बाइलकप नाम से, नियर बाई बाइलकप उसको बोलेंगे। वहाँ भी आप जा सकते हैं। वहाँ आपको कौन मिलेंगे, बुद्धिस्ट मिलेंगे। बुद्धिस्ट आपको वहाँ, बुद्धिस्ट मॉन्क आपको वहाँ दिखाई देने लग जाएंगे जैसे ही आप ये निसर्गधाम आइलैंड पहुँचेंगे, है ना। मॉन्टेसरी होती हैं अगर आपने देखी होंगी तो वहाँ पर जो है बुद्धिस्ट मॉन्क आपको दिखेंगे। बाइलकप नाम से इस जगह पर भी आपको मिल जाएंगे। मॉन्क्स इन रेड ओक्रे एंड येलो रोप्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉन्क्स भी दिखाई देंगे, है ना। रेड कलर की रोप पहनते हैं, आपको पता ही होगा, येलो कलर की, तो वो भी आपको दिखाई दी जाएगी वहाँ पर। सर डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। और जो विजिटर्स हैं वो यहाँ आते हैं, किस लिए आते हैं, हार्ट एंड सोल का क्या मतलब हो गया, हार्ट एंड सोल का मतलब हो गया शांति, शांत वातावरण। तो आप कभी भी चाहें कि इंडिया के हार्ट को देखने चलते हैं, सोल को देखने चलते हैं, शांति से ऐसे कहीं रहने चलते हैं जहाँ हम लोग एंजॉय कर पाएँ, खुश रह पाएँ, तो ऐसे प्लेसेस में आपको कहाँ जाना है बच्चों, आपको जाना है कुर्ग। क्लियर हो गया आपको? आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर विद एवरीवन। ये जो है चैप्टर बड़ा प्यारा है। आपको मैं होमवर्क में कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ क्वेश्चंस के, इनको आप आंसर करेंगे जिससे आपके कीवर्ड्स इसके क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, व्हाट आर द पीपल ऑफ कुर्ग डिसेंडेंट ऑफ, बस आंसर वन वर्ड में लिख दीजिए। विच क्रॉप ग्रोज इन कुर्ग इन प्लेंटी, हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, विच रिवर्स फ्लोज थ्रू कुर्ग एंड विच हिल्स आर फाउंड देयर इन कुर्ग। मैंने सारे आंसर्स आपको चैप्टर के अंदर बताए। अगर आप 1 2 3 4 5 6 के आंसर्स चैट सेक्शन में लिखेंगे एंड जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आई एम श्योर आपको ये आंसर्स अभी के भी याद हो जाएंगे। सो डू राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज इट इन दिस चैप्टर। अब इसका जो पार्ट 3 है, 3 फ्रॉम आसाम, वो भी आपको कल मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के तीनों पार्ट्स को मैं आपको इन्हीं दिनों में वेकेशन टाइम पे कवर करा दूंगी, सो दैट आप आगे चलकर अपने और तैयारी कर सकें चैप्टर्स की। सो we'll be ending the session today here only and I will meet you again very soon in the next video. Till then, bye everyone and take care.